अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल चाल है भाई? सब खैरियत से? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा, लास्ट टाइम हमने कुछ अपने OSI मॉडल को डिस्कस किया था कि OSI मॉडल बेसिकली क्या चीज़ है, ये मॉडल किस लिए बनाया गया था, इसके अंदर जो कम्युनिकेशन होती है वो किस तरह होती है। लेयर्ड आर्किटेक्चर है, लेयर की फॉर्म में इसमें कुछ डिफरेंट तरह की लेयर्स होती हैं जो कि डिफरेंट तरह के फंक्शंस परफॉर्म करती हैं। हर लेयर की कुछ अपनी सर्विसेज होती हैं, कुछ अपने रूल्स होते हैं, कुछ अपने प्रोटोकॉल्स होते हैं। जिन रूल्स को फॉलो करते हुए, जिन सर्विसेज को अकम्प्लिश करते हुए हमारी जो कम्युनिकेशन है वो सोर्स टू डेस्टिनेशन एंड तक जाती है। अच्छा, ये हमने यहाँ पे स्किप किया था ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर। ट्रांसपोर्ट लेयर के बारे में हमने कुछ पढ़ा था थोड़ा सा, कि ये कौन कौन सी सर्विस जो है वो प्रोवाइड करते हैं हमें। सबसे पहले जी पोर्ट एड्रेस। पोर्ट एड्रेस क्यों ज़रूरी होता है? मैंने बात की थी कि जब आप प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन करते हैं, एक कंप्यूटर के ऊपर अगर कोई प्रोसेस चल रहा है, कोई ब्राउज़र चल रहा है, कोई एप्लीकेशन चल रही है, वहाँ से जब आप किसी दूसरे रिमोटली एक्सेस करते हो कंप्यूटर के ऊपर, जहाँ पे कोई एप्लीकेशन दूसरी चल रही होती है, या किसी भी दूसरी कंप्यूटर के अंदर, लैन के अंदर या फिर वैन के अंदर, कोई भी नेटवर्क हो सकता है, उसके ऊपर जब आप कम्युनिकेशन करते हैं या आपका जो डाटा ट्रांसमिट होता है वो किसी एक प्रोसेस से, किसी नेटवर्क से होता हुआ किसी एक प्रोसेस से, या किसी एक कंप्यूटर से किसी दूसरे कंप्यूटर के अंदर चलते हुए प्रोसेस के अंदर जाता है। तो इस तरह की जो कम्युनिकेशन होती है उसके लिए पोर्ट एड्रेस बहुत ज़रूरी होता है। किसी एक सिस्टम के अंदर जो प्रोसेस चल रहा है उसका एक अपना पोर्ट एड्रेस होगा, जो दूसरे सिस्टम के ऊपर या आपकी जो रिसीविंग साइड है वहाँ पे कोई जो एक प्रोसेस चल रहा होगा उसका कोई अपना पोर्ट एड्रेस होगा। उन दोनों पोर्ट एड्रेस को यूज़ करते हुए आपकी जो कम्युनिकेशन है वो प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन होगी। प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन को भी हमने डिस्कस किया था, उसकी एक छोटी सी डायग्राम आ रही है आगे, उसको भी हम देख लेते हैं। इसको ऑलमोस्ट हमने डिस्कस कर लिया था। सेगमेंटेशन और रीअसेंबली, किस तरह से आपके इन डाटा को छोटे छोटे सेगमेंट्स के अंदर डिवाइड कर दिया जाता है और उसके बाद उनको एंड पे जाके उनके सीक्वेंस नंबर के हिसाब से जो है उन्हें दोबारा से रीअसेंबल कर लिया जाता है, दोबारा उसी हालत में कन्वर्ट कर लिया जाता है, या दोबारा उसी हालत में ढाल लिया जाता है जैसा कि वो पहले मौजूद होता है। उसके बाद कनेक्शन लेस और कनेक्शन ओरिएंटेड बात की थी मैंने कि इसको भी हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, कनेक्शन ओरिएंटेड और कनेक्शन लेस, नाम से पता चल रहा है कि कनेक्शन ओरिएंटेड कोई ऐसी सर्विसेज है जिसमें आपका कनेक्शन कोई ऑलरेडी एस्टेब्लिश होता है, वो कनेक्शन आपका पहले से बना होता है, या कोई एक पाथ, एक कोई रास्ता डिफाइन है कि ये वाला रास्ता हमने बना दिया है फलां डाटा के लिए, फलां पैकेट्स के लिए ये रास्ता हमने एक डिफाइन कर दिया है। अब जो भी डाटा जाएगा, जो भी कम्युनिकेशन होगी, वो इसी पाथ को फॉलो करते हुए, इसी रास्ते को फॉलो करते हुए एक जगह से दूसरी जगह पे जाएगी। और कनेक्शन लेस का क्या मतलब होता है कि आपको जितने भी रिसोर्सेज हैं नेटवर्क के अंदर वो एट द स्पॉट या एट द टाइम मिलते हैं। जब आप डाटा सेंड करने लगते हैं तो उसी टाइम आपको रिसोर्सेज वगैरह जो हैं वो एलोकेट किए जाते हैं, और मुमकिन है कि आपका वो जो डाटा है, आप जितने भी सेगमेंट्स वगैरह सेंड कर रहे हैं या पैकेट सेंड कर रहे हैं, आपको पता है कि आपके जो पैकेट्स हैं वो डिफरेंट छोटे छोटे फॉर्म्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। तो आपकी जो डिफरेंट छोटे छोटे पैकेट्स हैं, उन पैकेट्स को आप एक ऐसी शक्ल के अंदर कन्वर्ट कर दें कि वो डिफरेंट रास्तों से होते हुए, डिफरेंट रूट्स को फॉलो करते हुए वो आपकी डेस्टिनेशन तक जाए। क्योंकि कनेक्शन लेस कम्युनिकेशन है हमारी, हमने जो कनेक्शन स्टैब्लिश किया है वो कनेक्शन लेस है, कनेक्शन ओरिएंटेड नहीं है। इसके बारे में मज़ीद हम डिस्कस करेंगे जब हम आगे वाले चैप्टर्स के अंदर जाएंगे, तो आपको ये चीज़ें मज़ीद क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद एरर कंट्रोल, फ्लो कंट्रोल, डाटा लिंक लेयर के ऊपर हमने इसे बड़ी अच्छी तरह से डिस्कस किया था, फ्लो कंट्रोल को भी। ओके जी। उसके बाद है जी हमारे पास, यहाँ पे हम ट्रांसपोर्ट लेयर की बात कर रहे हैं। ओके जी, प्रोसेस टू प्रोसेस की मैंने बात की थोड़ी देर पहले, आपको समझाने की कोशिश की। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके पास दो डिवाइसेस जो हैं वो आपस में कम्युनिकेट कर रही हैं, दो मशीन जो हैं, मशीन ए और मशीन बी। ठीक है, यहाँ पे ये आपको ये ऊपर जो फाइल्स नज़र आ रही हैं बेसिकली आपके प्रोसेसेस हैं। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ यहाँ पे ये गूगल क्रोम चल रहा है, इसको मैं जी का नाम दे देता हूँ। यहाँ पे आपकी कोई और डेस्कटॉप एप्लीकेशन चल रही है, ठीक है, XYZ कोई एप्लीकेशन चल रही है यहाँ पे, ठीक है। और इसी तरह यहाँ पे कोई और एप्लीकेशन, यहाँ पे कोई गेम चला रहे हैं आप, ऑनलाइन गेम चला रहे हैं, या कोई भी प्रोसेस चल रहा है आपका, गूगल क्रोम चला रहे हैं, कोई फायरफॉक्स, कोई ब्राउज़र चला रहे हैं, कोई वेब एप्लीकेशन चला रहे हैं, कोई वेबसाइट ओपन की हो आपने, ठीक है, किसी ब्राउज़र के ऊपर, इस तरह का कोई भी प्रोसेस चल रहा होता है, कोई गेम ओपन की हुई आपने, या कोई इस तरह का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं आप, कोई भी हो सकती है चीज़। जब वो CPU के पास आएगी तो वो प्रोसेस बन जाता है। ये आपके पास एक प्रोसेस चल रहा है किसी एक स्पेसिफिक मशीन के अंदर। अच्छा, मैंने बात की थी कि जब प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी होती है तो आपको पोर्ट एड्रेस की ज़रूरत होती है, ठीक है। प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी क्या है कि आपकी यहाँ से इस कंप्यूटर के अंदर जो भी प्रोसेस चल रहा है, जो भी एप्लीकेशन चल रही है, वहाँ से किसी दूसरे सिस्टम के अंदर चलती हुई एप्लीकेशन के अंदर या प्रोसेस के ऊपर जब डाटा जाएगा तो वो होती है हमारी प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन, वो होती है प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन। और इसके लिए हमें क्या चाहिए होता है,
बाकी सारी चीज़ें तो ऑब्वियसली चाहिए होती हैं बाकी लेयर्स के लिए, जैसे नेटवर्क लेयर के लिए आपको आईपी एड्रेस चाहिए होता है, डाटा लिंक लेयर के लिए आपको मैक एड्रेस है जिसे हम फिजिकल एड्रेस बोलते हैं वो चाहिए होता है। इसी तरह ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर आपको प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी के लिए पोर्ट एड्रेस भी चाहिए होता है। ठीक है जी, ये होती है आपके पास प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी। और यहाँ पे आप देख रहे हैं ये सोर्स टू डेस्टिनेशन, ठीक है, या होस्ट टू होस्ट डिलीवरी बोल रहे हैं इसे। ये होस्ट टू होस्ट, किसी एक जगह से इस होस्ट से दूसरी होस्ट के ऊपर या इस मशीन से दूसरी मशीन के ऊपर जो डाटा जाएगा उसे हम बोलेंगे होस्ट टू होस्ट कम्युनिकेशन या सोर्स टू डेस्टिनेशन कम्युनिकेशन। ओके जी। उसके बाद है जी आपके पास सेशन लेयर। सेशन लेयर का क्या काम होता है? सेशन लेयर आपका क्या करती है? कनेक्शन एस्टैब्लिश करवाती है। क्या करती है? कनेक्शन एस्टैब्लिश करवाती है किसी दूसरे कंप्यूटर के साथ। जस्ट अ मिनट प्लीज। ओके जी, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। ओके जी, सेशन लेयर क्या करती है आपकी? सेशन लेयर की दो बेसिकली दो सर्विसेज होती हैं, दो काम होते हैं जो परफॉर्म करते हैं बाकी लेयर्स की तरह। जिस तरह हर लेयर की अपनी कोई ना कोई फंक्शनैलिटी होती है, इस तरह आपकी ये सेशन लेयर है, इसकी अपनी कुछ फंक्शनैलिटी है, कुछ सर्विसेज हैं जो प्रोवाइड करती है। सबसे पहले क्या है जी? डायलॉग कंट्रोल। अच्छा, डायलॉग कंट्रोल, डायलॉग मतलब बातचीत करना आपस में। डायलॉग जब हम किसी से बातचीत करते हैं, गुफ्तगू करते हैं, तो सबसे पहले क्या करते हैं? हम उसे मुखातब करते हैं, लिसन प्लीज़, मेरी बात सुने। ठीक है, हमने सबसे पहले उसे मुखातब किया, उसके साथ कोई कनेक्शन एस्टैब्लिश करने की कोशिश की। ह्यूमन की बात कर रहा हूँ, जब दो लोग आपस में बातचीत करते हैं। ठीक है, तो जब दो डिवाइसेस आपस में बातचीत करेंगी, दो डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट करेंगी, तो सबसे पहले वो एक डायलॉग कंट्रोल या एक कनेक्शन एस्टैब्लिश करेंगे। डायलॉग कंट्रोल के अंदर क्या होता है? आपके पास तीन चीज़ें जो हैं वो देखी जाती हैं। सबसे पहले आपका कनेक्शन जो है वो एस्टैब्लिश होता है। उसकी बड़ी अच्छी एग्जांपल आपके पास मोबाइल फ़ोन है जो, या टेलीफोन है, लैंडलाइन जो आप यूज़ करते हैं, या सेल फोन है। सबसे पहले आप क्या करते हैं? नंबर डायल करते हैं। जैसे ही नंबर डायल करते हैं तो आपका कनेक्शन एस्टैब्लिश होने की कोशिश करते हैं। ठीक है, नंबर डायल करते हैं तो आपका कनेक्शन एस्टैब्लिश होता है। अगले बंदे को आपकी कॉल जाती है तो आपका कनेक्शन जो होता है, जब जैसे वो बंदा कॉल पिक करता है तो आपका कनेक्शन एस्टैब्लिश हो जाता है। अच्छा, एस्टैब्लिश होने के बाद हमारी जो दो लोगों की आपस में गुफ्तगू होती है, बातचीत होती है, अब उस बातचीत को अच्छे तरीके से करवाना, सिग्नल की स्ट्रेंथ को देखना, फ्रिक्वेंसीज को देखना कि आपकी जो आवाज़ है वो दूसरे बंदे तक आसानी से जा रही है, या आपकी जो कॉल है वो ड्रॉप तो नहीं हो रही। ठीक है, उसको मेंटेन करना, उसको मेंटेन रखना, उसकी क्वालिटी को चेक करना, सारी चीज़ें, कनेक्शन को एस्टैब्लिश करना, कनेक्शन को मेंटेन रखना, एंड देन जो लास्ट चीज़ आपके पास वो है कनेक्शन को टर्मिनेट करना। जैसे आप बातचीत ख़त्म कर लेंगे अपनी, आप क्या करेंगे? उस रेड बटन को क्लिक करेंगे तो आपकी कॉल क्या हो जाएगी? कट जाएगी। तो ये तीन चीज़ें जो होती हैं वो डायलॉग कंट्रोल के अंदर होती हैं। कनेक्शन एस्टैब्लिश होता है, आपको कनेक्शन को मेंटेन रखना होता है, और थर्ड वन है जी आपके पास उस कनेक्शन जो होता है उसको टर्मिनेट करना होता है आपने। उसके अलावा डायलॉग कंट्रोल के अंदर ये चीज़ भी डिफाइन की जाती है कि आपकी जो कम्युनिकेशन होगी वो आया कि फुल डुप्लेक्स होगी, हाफ डुप्लेक्स होगी, या फिर थर्ड होती है आपके पास सिंपलेक्स। सिंपलेक्स होगी, फुल डुप्लेक्स होगी, या फिर हाफ डुप्लेक्स होगी। इस चीज़ को आपने डिफाइन करना होता है। ट्रांसमिशन मोड्स हमने पढ़े थे, उसके अंदर ये तीनों चीज़ें पढ़ी थी, आपको उम्मीद करता हूँ याद होंगी, आप लोगों ने पढ़ी होंगी वो चीज़ें। ओके जी, आगे चलते हैं। उसके बाद सिंक्रोनाइजेशन चेक पॉइंट्स। अच्छा, ये क्या चीज़ होती है? आपने अक्सर जो है डिफरेंट तरह के आईडीएम्स वगैरह यूज़ किए होंगे। डाउनलोडर, यूट्यूब से डाउनलोड चीज़ें आप करते हैं तो उस तरह के डाउनलोड होते हैं। आईडीएम के एग्जांपल ले लेते हैं, क्योंकि वो पुराना सॉफ्टवेयर आईडीएम सारे लोग तकरीबन यूज़ करते हैं, हर बंदे को उसके बारे में पता है। जब आप कोई भी चीज़ डाउनलोड कर लेते हैं वहाँ से, तो आपको नज़र आ रहा होता है वहाँ पे कुछ नीचे एक पट्टी सी चल रही होती है ब्लू कलर की, या ऊपर ग्रीन कलर की पट्टी सी चल रही होती है। कुछ बिट्स जो होती हैं, इन द फॉर्म ऑफ बिट्स वो डाटा आपका ट्रांसफ़र हो रहा होता है। तो जब आप डाउनलोड कर रहे हो कोई भी चीज़, तो आप देखते हैं कि अचानक आपका इंटरनेट कनेक्शन जो है वो टर्मिनेट हो जाता है। ये इंटरनेट कनेक्शन जो है वो स्टेबल नहीं रहता, किसी भी वजह से आपका कनेक्शन जो है वो कट जाता है। आपका इंटरनेट बंद हो जाता है, या आपका लैपटॉप या आपका पीसी जो जिस पे आप काम करें वो बंद हो जाता है किसी भी वजह से। ठीक है, तो आप देखते हैं कि आपका वो आईडीएम बंद हो जाता है। तो अब क्या होगा कि आप जो चीज़ डाउनलोड कर रहे थे वो लेट्स सपोज थी 2 GB की, कोई फाइल डाउनलोड कर रहे थे, आईएसओ फाइल 2 GB की थी या 3 GB की थी, तो उसमें से 1 GB डाउनलोड होगी, तो 1 GB तो आपकी बाकी है अभी तक। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो 1 GB डाउनलोड होगी है, क्या वो भी रहेगी या वो ख़त्म हो जाएगी? दोबारा से आपको स्टार्ट करना लेना पड़ेगा, मतलब 1 GB दोबारा से डाउनलोड करनी पड़ेगी। ये तो बड़ी गलत बात है, ऐसा तो नहीं होता।
तो सिंक्रोनाइजेशन जो होती है, या सिंक्रोनाइजेशन की बिट्स क्या होती हैं, चेक पॉइंट्स लगा देती हैं डिफरेंट तरह की, जब आप कम्युनिकेशन हो रही होती है या डिफरेंट तरह की इस तरह की डायलॉग्स वगैरह कंट्रोल आपकी जो डाउनलोड्स हो रही होती हैं चीज़ें, तो कुछ बिट्स जो होती हैं या जो भी डाटा होता है आपका डाउनलोड होने के बाद थोड़ी थोड़ी फासले के बाद आपके वो चेक पॉइंट्स लग दिए जाते हैं कि ये इतना चेक पॉइंट यहाँ तक लग गया, मतलब यहाँ पर इस जगह तक जो है आपका वो इतना डाटा डाउनलोड हो गया, ये इतने MB डाटा डाउनलोड हो गया। आपको इस फिगर के अंदर नज़र आ रहा होगा यहाँ पे, ठीक है, आपका ये डाटा जा रहा है यहाँ पे, यहाँ से आपका डाटा स्टार्ट हुआ, यहाँ से यहाँ तक। अब यहाँ पे लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि 5 MB जो है वो फाइल डाउनलोड हो गई थी, ठीक है, 5 MB। अब यहाँ पे अगर खुदा ना खासा आपका कनेक्शन जो है इंटरनेट कनेक्शन टर्मिनेट हो भी जाता है, तो भी आपका ये वाला जो डाटा है ये सेफ रहेगा, ये आपको दोबारा से डाउनलोड नहीं करना पड़ेगा। आप देखेंगे कि आप दोबारा से जब IDM को ओपन करते हैं तो रिज्यूम का ऑप्शन आ रहा होता है कि आप वहीं से स्टार्ट कर सकते हैं, जहाँ से आपका वो कनेक्शन टर्मिनेट होते वक्त जहाँ पे आपका डाटा वो डाउनलोडिंग स्टॉप हुई थी, आप वहीं से स्टार्ट कर सकते हैं। तो सिंक्रोनाइजेशन का बेसिकली मतलब ये होता है कि आप कुछ अमाउंट के बाद, कुछ टाइम के बाद आपके वो चेक पॉइंट्स जो है लग जाते हैं कि आपको दोबारा से जो डाटा है सारा वो डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ओके जी, यहाँ पे अपर लेयर से डाटा आता है, इससे जो अपर लेयर होती है वो आपकी प्रेजेंटेशन लेयर होती है, आगे आ रही है। और जिस लेयर को हम करेंटली डिस्कस कर रहे हैं वो थी हमारे पास सेशन लेयर। सेशन से आपके पास डाटा आगे जाता है ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर, ठीक है। दोनों एंड पे जो आपकी ये 7 लेयर्स काम करती हैं, सेंडिंग साइड पे भी और रिसीविंग साइड पे भी। आप देखें जितनी भी हमने लेयर्स पढ़ी हैं, सेंडिंग साइड पे भी सेम लेयर्स आ रही होती हैं और रिसीविंग साइड पे भी सेम लेयर्स आ रही होती हैं। ओके फाइन। उसके बाद है जी आपके पास प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर का क्या काम होता है, डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। प्रेजेंटेशन लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसलेशन, कंप्रेशन और इंक्रिप्शन। तीन चीज़ें, ये तीन चीज़ें क्या करती हैं उनको भी देख लेते हैं जी, बारी बारी चीज़ों को चेक कर लेते हैं। ओके जी, सबसे पहले क्या जी, ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन का मैंने आपको पिछले वाले लेक्चर में बताया था कि ट्रांसलेशन का क्या मतलब होता है। कि आपका जो डाटा होता है, आपको पता है कि वो डिजिटल फॉर्मेट के अंदर होता है, 0-1 की फॉर्म में, जिसे हम बाइनरी फॉर्मेट कहते हैं। तो आपकी जो भी इलेक्ट्रिकल वायर्स हैं, जो आपका ट्रांसमिशन मीडिया है, ट्रांसमिशन चैनल जिसके ऊपर आपका डाटा ट्रैवल करता है, वो आपकी 0-1 की फॉर्म के डाटा को या 0-1 बिट्स को लेके नहीं जा सकता। उस डाटा को किसी एक ऐसे फॉर्मेट के अंदर, किसी ऐसे एक शेप के अंदर कन्वर्ट करने की ज़रूरत होती है जो कि उस चैनल के ऊपर ट्रैवल कर सके, ठीक है। तो उस डाटा को उस अकॉर्डिंगली उस चैनल के फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट करने को, उस शेप के अंदर कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस होता है उसको हम बेसिकली ट्रांसलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन बोलते हैं। ओके, उसके बाद है एनक्रिप्शन। एनक्रिप्शन बेसिकली यूज़ किया जाता है जी सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए। एनक्रिप्शन सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए, आपका जो डाटा होता है उसको सिक्योरली एंड टू एंड ट्रांसमिट करने के लिए आप ये जो एक मैकेनिज्म है, ये एक प्रोसेस है जिसको हम एनक्रिप्शन बोलते हैं, ये यूज़ किया जाता है। अब ये इस्तेमाल कैसे किया जाता है, ये किस तरह काम करता है। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि आप इस डाटा को, लेट्स सपोज आप यहाँ पे कोई डाटा सेंड कर रहे हैं ABC, ठीक है। तो इस ABC डाटा को, ये इसके ऊपर कोई एक एनक्रिप्शन का जो एक स्टैंडर्ड है, या एनक्रिप्शन के अंदर डिफरेंट तरह के एल्गोरिथम्स होते हैं, वो आगे आपको जो एडवांस कोर्स उसके अंदर है, आप इतना याद रखिएगा। एनक्रिप्शन के अंदर डिफरेंट तरह के एल्गोरिथम्स होते हैं जो इसके ऊपर जैसे ही आप लगाते हैं तो ये डाटा एक अनरीडेबल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। लेट्स सपोज ये डाटा किसी ऐसे फॉर्मेट के अंदर हो जाता है, यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क, स्मॉल लेटर 1 2, या इस तरह का कोई भी एक अनरीडेबल फॉर्म, या आप कह लें क्योंकि ऐसे करेक्टर्स आएंगे जिनकी आपको समझ नहीं आएगी। अगर आप ABC को देखें तो आपको ये डाटा की समझ आ रही है कि ये हमारा कोई एक्चुअल डाटा है जो कि ट्रांसमिट होने जा रहा है। अगर आप इस चीज़ को देखेंगे तो आपको समझ नहीं आएगी कि ये क्या चीज़ लिखी हुई है। हालांकि ये वही डाटा है जो कि एनक्रिप्शन के थ्रू कन्वर्ट होकर इस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हुआ है। एनक्रिप्शन होती है, उसके बाद डिक्रिप्शन होती है। एनक्रिप्शन क्या मतलब कि आपका जो डाटा है वो कैसी अनरीडेबल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाता है जो कि नहीं पढ़ी जा सकती। और डीकम्प्रेशन का क्या मतलब होता है कि आपका ये डाटा दोबारा से आपकी उस रीडेबल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। एंड पे जाके जहाँ पे आपके डाटा रिसीव होना था वहाँ पे जाके दोबारा आपका डाटा इसी फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, जहाँ पे जो आपका इंटरनेट रिसीवर है उस डाटा को रिसीव करके इजीली रीड कर सकता है। तो ये होती है जो आपके पास एनक्रिप्शन। उसके बाद है कंप्रेशन। कंप्रेशन का क्या काम होता है जी, अच्छा, कंप्रेशन का बेसिकली मकसद होता है आपके डाटा का साइज़ जो होता है उसको कम कर देना। डाटा का जो साइज़ है उसको रिड्यूस कर देना। इसके कुछ फ़ायदे होते हैं। क्या फ़ायदे होते हैं जी, सबसे पहले कि अगर आप अपने डाटा का जो साइज़ है उसको कम करेंगे तो डाटा की जो स्पीड है ऑब्वियसली वो क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। स्मॉल अमाउंट में जो डाटा होगा वो ज़्यादा जल्दी जो है वो ट्रांसफ़र होगा एज़ कम्पेयर टू लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा। तो इससे एक फ़ायदा ये होगा कि आपके डाटा का जो स्पीड होगी वो तेज़ हो जाएगी, आपका जो डाटा है उस जो बैंडविड्थ है वो कम कंज्यूम करेगा।
आपने अक्सर देखा होगा विंडोज़ के अंदर हम चीज़ों को जिप कर देते हैं या कंप्रेस कर देते हैं। तो कंप्रेस करने का मकसद बेसिकली यही होता है कि आपका जो डाटा का साइज़ है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से आपका डाटा अपलोड भी आसानी से हो जाता है, डाउनलोड भी आसानी से हो जाता है और डाटा को ट्रैवल करने में भी आसानी होती है। आपका डाटा एक जगह से दूसरी जगह पे आसानी से पहुँच जाता है। तो ये लेयर जो होती है प्रेजेंटेशन लेयर, ये 3 काम करती है। ओके फाइन, आप ये देख रहे हैं यहाँ पे आपका जो डाटा है लेयर 7, डाटा जो है लेयर 7 से आ रहा है, जिसको हम एप्लीकेशन लेयर बोलते हैं। कहाँ पे आया? आपकी प्रेजेंटेशन लेयर के ऊपर है। प्रेजेंटेशन लेयर ने क्या किया? उस डाटा को एनकोड किया, उस डाटा को एनक्रिप्ट किया, कंप्रेस करने के बाद आगे फर्दर सेशन लेयर को सेंड कर दिया, और सेशन लेयर से फिर आगे ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर एंड फर्दर आगे आपका डाटा जाता है, इसी तरह जाता है और वहाँ पे डेस्टिनेशन पे जाके रिसीव हो जाता है। ओके जी, आपकी लास्ट जो लेयर है, लेयर नंबर 7, जिसे हम बोलते हैं एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर जो होती है, इसका डायरेक्टली रिलेशनशिप होता है आपके एंड यूज़र के साथ। एंड यूज़र, अब आपका एंड यूज़र वो कोई डिवाइस भी हो सकती है, कोई मशीन भी हो सकती है, कोई रिमोट भी हो सकता है, या फिर कोई इंसान हो सकता है, ह्यूमन हो सकता है। ठीक है। अब यहाँ पे मैं जो आपसे बातचीत कर रहा हूँ वो एक एप्लीकेशन लेयर के थ्रू कर रहा हूँ, एक इंटरफेस के थ्रू कर रहा हूँ, जो कि मेरे पास यहाँ पे सामने आपके ओपन है, या जो भी हम प्लेटफॉर्म वगैरह यूज़ कर रहे हैं इस प्लेटफॉर्म के थ्रू, मतलब मेरी डायरेक्टली जो इंटरेक्शन हो रही है आपके साथ वो एक डिवाइस के थ्रू, जिसको हम लैपटॉप बोलते हैं। ठीक है, उसके थ्रू हो रही है। ये एक सॉफ्टवेयर है, जिस सॉफ्टवेयर के थ्रू मैं ये अपना जो सेशन है रिकॉर्ड कर रहा हूँ, या अपना जो सेशन है आप तक पहुँचा रहा हूँ, या पावर पॉइंट की जो स्लाइड्स वगैरह हैं, ये सारी चीज़ें, इस तरह की कोई भी एप्लीकेशन जो कि डायरेक्टली कम्युनिकेट करती है आपके यूज़र के साथ, उसको हम एप्लीकेशन लेयर बोलते हैं। बाकी लेयर्स की तरह एप्लीकेशन लेयर की भी कुछ सर्विसेज होती हैं, नेटवर्क वर्चुअल टर्मिनल, उसके बाद FATM, जिसको हम फाइल ट्रांसफ़र एक्सेस मैनेजमेंट बोलते हैं, मेल की सर्विसेज वो प्रोवाइड की जाती है इस लेयर के ऊपर, डायरेक्टरी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। अच्छा, डायरेक्टरी सर्विसेज क्या होती हैं, या डायरेक्टरी क्या चीज़ होती है बेसिकली? डायरेक्टरी आपके पास कोई ऐसी एक जगह, कोई ऐसा एक सोर्स जिसके अंदर आपकी कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन पड़ी होती है। वो आपकी इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ वॉइस मैसेजेस हो सकती है, इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट मैसेज हो सकती है, या आपकी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन की इंपॉर्टेंट फाइल्स हो सकती हैं। इस तरह कोई भी डाटा, कोई भी प्रोग्राम फाइल्स, कोई भी आपके ऑर्गेनाइजेशन का किसी का डाटा, आपके कोई वीडियो सॉन्ग्स, इस तरह की कोई भी चीज़ें जो कि किसी एक डायरेक्टरी के अंदर किसी एक स्पेसिफिक प्लेस के ऊपर जो पड़ी होती है, वहाँ पे ये सारी चीज़ें पड़ी होती हैं। तो ये सारी की सारी सर्विसेज जो है ये एप्लीकेशन लेयर की होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका जो डाटा है एप्लीकेशन लेयर से आ रहा है। ठीक है, एप्लीकेशन लेयर ये डिफरेंट तरह की सर्विसेज जो है वो परफॉर्म करती है। सबसे पहले FTAM, जिसे मैंने बोला था, फाइल ट्रांसफ़र एक्सेस एंड मैनेजमेंट। उसके बाद X400, ये भी एक सर्विस है, मैसेज एंडिंग सर्विसेज है, जो प्रोवाइड की जाती है यहाँ पे एप्लीकेशन लेयर के ऊपर, और वहाँ से आपका डाटा फर्दर नीचे आता है। ये आपकी 7 लेयर्स थी, और उन 7 लेयर्स की एंड पे समरी लिखी हुई है। इसको हम एक बार देख लेते हैं, ताकि हमारा पूरे का पूरा जो हमने एक मॉडल पढ़ा है, कम्युनिकेशन मॉडल, ये पूरे का पूरा रिकॉल हो जाए और ये चीज़ें हमें अच्छे तरीके से जो है माइंड में बैठ जाए। ओके जी, फिजिकल लेयर से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेयर नंबर 1 आपके पास फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर का क्या काम होता है? टू ट्रांसमिट्स बिट्स ओवर अ मीडियम। मैंने आपको बताया था कि फिजिकल लेयर क्या करती है, आपके डाटा का जो फॉर्मेट होता है वो फिजिकल लेयर पे जाके बिट्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, और वो बिट्स आगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स की फॉर्म में किसी ट्रांसमिशन मीडियम के ऊपर ट्रैवल करवाई जाती हैं, टू प्रोवाइड मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल स्पेसिफिकेशंस। आपका जो मैकेनिकल या कोई इलेक्ट्रिकल स्पेसिफिकेशंस या इलेक्ट्रिकल मीडियम जो आप यूज़ कर रहे हैं, वायर या इस तरह की कोई चीज़, उसके अकॉर्डिंगली आपके डाटा को कन्वर्ट करके आगे भेजा जाता है। उसके बाद डाटा लिंक लेयर, आपके डाटा को या आपकी जो बिट्स होती हैं उनको फ्रेम्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है। डाटा लिंक लेयर के ऊपर आपका जो डाटा होता है उसको डिफरेंट फ्रेम्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, होप टू होप डिलीवरी के लिए। ये चीज़ें मैंने आपको उस टाइम भी बताई थी कि इन चीज़ों को अपने माइंड में रखना है कि डाटा लिंक लेयर के ऊपर आपको जो डाटा था वो फ्रेम्स की फॉर्म में कन्वर्ट होता है, और इसकी जो डिलीवरी होती है वो होप टू होप डिलीवरी या नो टू नो डिलीवरी हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? होप टू होप डिलीवरी या नो टू नो डिलीवरी बोलते हैं। ओके जी, उसके बाद आपके पास है जी नेटवर्क लेयर। आपके नेटवर्क लेयर के ऊपर आपका जो डाटा होता है वो पैकेट्स की फॉर्म में कन्वर्ट होता है, और उसकी जो डाटा की डिलीवरी होती है वो सोर्स टू डेस्टिनेशन या फिर होस्ट टू होस्ट डिलीवरी भी हम बोलते हैं। सोर्स टू डेस्टिनेशन या फिर होस्ट टू होस्ट डिलीवरी बोलते हैं। देन आपके पास ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करती है? आपके प्रोसेस टू प्रोसेस डाटा की डिलीवरी को कंफर्म करवाती है। प्रोसेस टू प्रोसेस डाटा डिलीवरी कैसे होती है, ये हमने बड़ी अच्छी तरह से डिस्कस किया, और यहाँ पे ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर आपका जो डाटा होता है वो डिफरेंट सेगमेंट्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। किसकी फॉर्म में? सेगमेंट्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। देन आपके पास सेशन लेयर, कनेक्शन एस्टेब्लिश करना, कनेक्शन को मेंटेन करना, उसको मैनेज करना, और डिफरेंट सेशंस को, डिफरेंट कनेक्शंस को टर्मिनेट करना, ये काम होता है आपकी सेशन लेयर का। देन आपके पास प्रेजेंटेशन लेयर है।
प्रेजेंटेशन लेयर क्या करती है, आपके डाटा को ट्रांसलेट करती है अकॉर्डिंग टू योर ट्रांसमिशन मीडियम, आपके डाटा के फॉर्मेट को चेंज करती है, आपके डाटा को एनक्रिप्ट करती है और आपके डाटा को कंप्रेस करती है। एनक्रिप्शन एनक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और कंप्रेशन ये होती है आपकी सेंडर साइड पे, जबकि डाटा की डिक्रिप्शन, डिकम्प्रेशन और डिकोडिंग, ठीक है, ये होती है आपकी रिसीविंग एंड पे जाके, जहाँ पे आपके डाटा ने दोबारा से अपनी ओरिजिनल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट होना होता है। एंड देन आपके पास एप्लीकेशन लेयर, लेयर नंबर 7, जो कि आपके नेटवर्क रिसोर्सेज को एक्सेस करती है, या जिसके थ्रू, एप्लीकेशन लेयर के थ्रू आप अपने नेटवर्क रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं, टू अलाउ एक्सेस टू नेटवर्क रिसोर्सेज, जिसका डायरेक्टली रिलेशनशिप आपको मैंने बताया था कि यूज़र फ्रेंडली होती है, जिसका डायरेक्टली रिलेशनशिप आपका यूज़र के साथ होता है, जो कि यूज़र इस सिस्टम को या किसी भी सिस्टम सॉफ्टवेयर को ऑपरेट कर रहा होता है। ओके जी, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वाली सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अगर आपको ये चीज़ें क्लियर नहीं है तो आप कांटेक्ट करके, ईमेल एड्रेस मेरा है आपके पास, वहाँ पे कांटेक्ट करके कोई क्वेश्चन हो तो आप बेतकल्लफ जो है बड़ी आसानी से कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं, कोई मसला कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है जी, ओके जी, फ़ी अमान अल्लाह।